पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यही पटना आने के पहले आपके ऑफिस थे, बिहार के कितने डेलीगेट्स को फोन किया गया, पहला सवाल। दूसरा, जो जिस तरह से आपका स्वागत किया गया, क्या वो संतोषजनक था? देखिए, हमारे ऑफिस से फ़ोन कॉल्स चलते ही रहते हैं। मैं खुद, क्योंकि मैं बहुत समय हवाई जहाज़ में और एयरपोर्ट में घुसना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा पर्सनली बात करने के लिए इतना मौका नहीं मिला। शायद 9000 मतदान से मैं शायद 1000 के आसपास बात किए होंगे, क्योंकि इतना ही वक्त है सुबह से रात तक 18 बजे तक, क्योंकि 11 बजे के बाद फ़ोन करना भी डिसेंट नहीं, मैं करता नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने लोगों से मैं संपर्क कर सकता हूँ, मैं 3-4 माध्यमों से करता हूँ। एक तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल, दूसरे कि हमारे लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं और हमारे नाम पे और मुझे समर्थन देते हुए 650 लोग को कॉल मिले हैं। इसके मैं तो श्योर हूँ कि सब लोग को कम से कम एक कॉल, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा टेलीफोन कॉल से संपर्क हुए। तीसरी बात है कि हम जहाँ नंबर्स ठीक है और कई नंबर्स में खराबी है, हम तो मिस्त्री साहब को बताएं, लेकिन हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं मिस्त्री साहब के खिलाफ, क्योंकि बात यह है कि 22 साल के बाद हम चुनाव कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कुछ नंबर तो ठीक नहीं है हमें महसूस हो गया। लेकिन जहाँ नंबर ठीक है हम व्हाट्सएप के संदेश भी भेज रहे हैं। चौथी, हम सामाजिक माध्यमों में हमारे संदेश दे रहे हैं। और पाँचवें आप लोग हैं, क्योंकि माध्यमों के मार्ग से भी अगर कोई है जिनको हम संपर्क नहीं कर सके तो आपके प्रोग्राम्स, चैनल्स और अखबारों को पढ़ के, सुन के उनको मालूम होगा क्या मेरा संदेश है, मैं क्या करना चाहता हूँ ये पार्टी को मजबूत करने। इसलिए मुझे सवाल ये है जी पूरी पार्टी थी यहाँ की, पूरी पार्टी। हाँ। उससे 10 डेलीगेट हैं, क्या नहीं लगा कि आप डमी कैंडिडेट हैं? देखिए, मैं कहूँगा सब अपनी मर्जी के अनुसार आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अंत में जब वो वोट करेंगे, जान की वोट करती है, बस उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ लोग को शायद निर्देश मिले होंगे आने के लिए, मेरे तरफ से कोई निर्देश नहीं। हम फ़ोन करके बताएं कि हमारे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं मैं उनसे मिलने के लिए। पर्चा जो है वो बांटा गया है और बहुत मोदी 2024। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलने दीजिए। मेरे ख्याल में नया अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है दूसरे पार्टी से भी संपर्क करके देखना कि क्या गठबंधन की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि हमारे देश में आप लोग को पता है कि पिछले बार मोदी जी जीता 37% वोट से, और बाकी 63% वोट 40 पार्टी ले गए। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि अगर हम ये वोट डाइवर्जन को ज़रा मिनिमाइज कर सकें कि सारे विपक्ष की पार्टियाँ अपने आप को विभिन्न रखने के अलावा अगर हम एक साथ जोड़ सके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो मोदी जी के 37% से वो दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये करने के लिए सबसे बात करना पड़ेगा। शायद एक राष्ट्रीय महागठबंधन हो या शायद नहीं हो, शायद हम स्टेट बाय स्टेट के बुनियाद पर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये होने के बाद जो भी गठबंधन रहेगा उनके साथ बात करके ये प्रधानमंत्री चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन अंत में चुनाव के बारे में यहाँ बैठ के मुझे कहने की कोई इजाज़त नहीं। नीतीश कुमार के बिहार से प्रोजेक्ट हो रहा है, आपका उस पर क्या करते? देखिए, ये अभी तो मुझे इसमें कुछ ये मेरा कोई भूमिका नहीं है इस चर्चे में, मुझसे पूछने में कोई फायदा नहीं। देखिए, जब टाइम होगा, जो भी आदेश होगा उनसे पूछनी जरूरी है। It is said that it's not a contest. It's a contest not against Mr. Kharge. That's right. But it's a contest against those who don't want you to win. Achha. No, I don't know about that. I will simply say that as far as I'm concerned, it's a contest within the Congress party, within one friendly family, and whoever wins, we have to cooperate with each other after the victory or the defeat. That's not an issue. However, it is clear that some leaders have taken it upon themselves not just to take a certain stand, but to try and direct colleagues to vote in a certain way. Whereas my message is that all colleagues have the right to a conscience vote, and equally important, that this conscience vote should be exercised in the larger interest of the future of the party. If the party is to have a future, we have to be fighting fit for 2024. And I do believe that if we carry on with business as usual,
द सेटबैक्स भी मैं बहुत खुश हूँ ये बिहार की पवित्र भूमि में पहुँच सका राजेंद्र बाबू का जगह, और जिस प्रदेश में इतने सारे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे इतिहास में हुए हैं, और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आप लोगों को मिलना मुझे अच्छा लगा। मैं हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है चुनाव चल रहे कांग्रेस पार्टी के भीतर। 17 सोमवार को हमारे कार्यकर्ताओं पीसीसी डेलीगेट्स जो कहा जाता है उनको मत देने का, मतदान करने का मौका मिलेगा। और मैं हूँ यहाँ मेरे जो घोषणा पत्र के बारे में लोगों को समझाने के लिए और उनके समर्थन मांगने के लिए। मैं माफ़ कीजिए, तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि डेलीगेट से अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ें बताओ, उसके बाद सर आज आप पहुंचे हैं, एक चीज़ है 2-3 छोटी चीज़ें बताओ उसके बाद। एक है कि ये चुनाव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वाले चुनाव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक उदाहरण दे दें भारतीय लोकतंत्र के लिए, और दूसरे जो पार्टी से वो भी हमसे ये देख के सीख ले कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होते हैं। हम तो लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके लड़ते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको पता है कि किसी को पता नहीं कैसे नेताओं को चुने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो जनता हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप चुन लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नारा है कि इस पार्टी में परिवर्तन की खास ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि 2014 में और 19 में हमें 19% मिले 14 में, और उसी 19% पे हम रहे 2019 में। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम 24 में ये जो बड़ी चुनौती है भाजपा की तरफ से कि उसको अगर हमें निपटने हैं, तो हम मेरे ख्याल में कुछ वोटर्स को वापस ले आने हैं जो पिछले 2 बार हमसे निकल गए थे, और शायद कोई दूसरे कारण के लिए। लेकिन हम अगर हमारी पार्टी की मजबूती दिखा सकें और हम लोगों को कह सकें कि देखिए हमारी पार्टी में नई सोच है, नई ऊर्जा है, और हम आप लोग के साथ संपर्क करके आगे जाएंगे, तो इसमें से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जनता को। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कितने अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं उनके साथ था कन्याकुमारी में, और फिर केरल में 3 दिन हम दोनों एक साथ चले, और मैं देखा कि 6:30-7 बजे सुबह हमारी जनता जो है केरला में, वो तो 6:30-7 बजे बहुत आवेश से आके कि क्योंकि मैं चुनाव में लड़ने के पहले सोनिया गांधी जी जो हमारा पार्टी का अध्यक्षा है उनसे मिला, राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा में मिला, और प्रियंका गांधी जी से में मिला, पूरा परिवार से। और तीनों मुझे अलग अलग बातचीत में मुझे स्पष्ट बताए कि देखिए हम निष्पक्ष रहेंगे, आप आगे जाइए, हिम्मत से लड़िए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। तो जब मेरा अध्यक्षा मुझे मेरे आंख में देखे ऐसे बोलते हैं, क्या मैं उस पर भरोसा नहीं करूं? बिल्कुल भरोसा करता हूं। और मैं इन लोग से पूछता हूं जो पार्टी के अंदर रहते भी कहते हैं कि नहीं, गांधी परिवार इन व्यक्ति को चाहते हैं, कि किस बुनियाद पे वो सोनिया गांधी जी के शब्दों पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जब पार्टी में काम करते हैं, हमारे नेतृत्व देते हुए 25 साल बैठी है सोनिया गांधी जी, वो कहती है, और उनके नाम में मधुसूदन मिस्त्री जो हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी है वो भी ये कहा है, और उसने कहा कि अगर किसी भी ये बयान दिया कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है, उनको गांधी परिवार या हाईकमान चाहते हैं कि उनको समर्थन दे, उन्होंने कहा 2 बार ये बात सही नहीं है। तो देखिए जब सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, और पार्टी जो भी नियम निर्देश दिल्ली से निकाला है बहुत निष्पक्षता के बारे में ही निकाला, कहा कि कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सीएलपी लीडर, कोई पीसीसी चीफ, कोई भी एक उम्मीदवार के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको समर्थन खुले नहीं देना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग तो कर सकते हैं किसी को, लेकिन आप किसी के साथ मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैंने मांगा, मैं कह रहा हूँ कि जब ये है और जब एक चीज़ खत्म करनी थी, जब हमारे जो वोटिंग है 17 को, ये तो बिल्कुल गुप्त मतदान है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी असलियत में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है। पार्टी चाहती है कि पार्टी के जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो सारे स्थापने हैं, ये सारे निष्पक्ष रहेंगे। और ये गुप्त मतदान का मतलब ये काफ़ी सीरियस बात है, क्योंकि मिस्त्री जी ने, आपको शायद पता है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली बात है कि आपका जो बैलेट पेपर है उसमें ना नाम और निशान होगा, नीचे एक काउंटर फॉर्म में आप सीरियल नंबर नाम दे देंगे, ताकि उनके पास वेरिफिकेशन है कि सिर्फ जिनके पास ये हक है वोट करने को उन्हीं वोट दिया। लेकिन वो फाड़ के जब आप बैलेट बॉक्स के पास जाएंगे, ये कागज़ में कुछ नहीं है, सिर्फ खरगे साहब का नाम और मेरा नाम। फिर आप टिक मार्क करके बैलेट बॉक्स के अंदर डालेंगे और बैलेट बॉक्स 4 बजे को सील किया जाएगा 3 दस्तखत के साथ। और ये बैलेट बॉक्स दिल्ली में खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को। और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता है कि किस प्रदेश से किसको ज़्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पार्टी को, जहाँ मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद एक ज़रा भय से मुझे पूछा कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट से कहता हूं कि जैसे राहुल जी कहते हैं, डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने कहाँ वोट किया और कैसे वोट किया। आप अपने अंतरात्मा को सुन के बिल्कुल आपके मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए। तो ये करने से मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा। जी तो सर बैठ गए हैं यहाँ, सब सीधे सदाकत आश्रम निकलेंगे। सदाकत आश्रम सर पटना पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? जी देखिए, वहाँ की वहाँ लोगों से संपर्क करने के बाद बात करेंगे। आरोप रहता है कि कोई बड़े नेता आपके स्वागत में नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं। चलिए मुझे जाने दीजिए, वहाँ मिलेंगे। लिए मैं खड़ा हूँ, बस यही कह के आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए। आपके पास ये सवाल है, आपने दुनिया गिनाई, आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी की क्या बात है? देखिए, पार्टी के काम करने की एक रीति है कई सालों से, शायद कई दशक से, लेकिन नहीं, लेकिन देखिए, सिस्टम बदल, हर अच्छे स्थापन में भी सिस्टम बदलने का वक्त आता है। एक बदलाव आते हैं जब लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक ज़माने में बहुत अच्छा चला, भूल जाइए मत कि इसी सिस्टम से हम 2004 में और 2009 में चुनाव जीते हैं। मैं खुद 9 में जीत के आए, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारी हालत ज़रा सा बुरा है। इसलिए मैं किसी को अपराधी या दोषी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है हमारी वर्तमान स्थिति, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई नई तरीका ढूंढ ले। ये आज के हालत के बारे में एक रिस्पॉन्स। हाँ बताइए। आज आप पहुंचे, कोई बड़ा नेता नहीं आया, दुनिया आपसे बनाई गई, क्या माना जाए? देखिए, बड़े नेताओं नेचुरली बदलाव नहीं चाहते होंगे। मैं क्यों कहूँ कि जो मेरे ये संदेश है कि परिवर्तन की ज़रूरत है पार्टी में, जो अभी अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं हमारे नेता, ये बात ये है कि उनको तो परिवर्तन आने में क्या फ़ायदा मिले, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में है, और ये बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव ले आए, और इसलिए मैं खड़ा हूँ उनकी आवाज़ सुनाने के लिए। कहा था कि गैर गांधी परिवार के जो भी लोग आएंगे वो कांग्रेस को नहीं चला पाएंगे। क्या आपका भी यही मानना है कि कोई एजेंट बनेगा कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे राहुल गांधी सोनिया गांधी? देखिए, आपको मालूम है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी चलाना था तो बहुत आसानी से वो अपना इस्तीफा पत्र को छीन ले सकते, विड्रॉ कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं होते। वर्किंग कमेटी बहुत खुशी से स्वीकार करते कि वो वापस आए।
उनका 5 साल के लोग चुन गए नवंबर 2017 में, अभी भी कुछ महीने बाकी है। तो मैं कहूँगा कि स्पष्ट है कि वो पार्टी चलाना नहीं चाहता है। देखिए, अध्यक्ष पद में नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी अध्यक्ष बने, ये बेवकूफ़ी होगी गांधी परिवार को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अब मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि गांधी परिवार जो इतने पॉपुलर है, हमारे पार्टी अंगों को, हमारे देश में कितने वोटर्स को उनको बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, तो उनको शामिल करके उनके एक साथ जुड़ के हम काम करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना कोई तकलीफ हो, ना कोई क्लैश हो कि दो ग्रुप ऐसे कुछ नहीं। हम एक साथ जुड़ के काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार है और ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिवार है हमारे पार्टी में, जो 100 साल से इनके खून हमारी पार्टी के डीएनए से। लेकिन जरूर जी ये माना जा रहा है, पब्लिक डोमेन में ये बात है कि खड़गे जी पर गांधी परिवार का हाथ है।